मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग इस समझने और आश्वस्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की जल्द एक बैठक बुला सकता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। नसीम जैदी ने कहा कि हम राजनीतिक दलों को यह बताने के लिए जल्द ही उनकी एक बैठक बुला सकते हैं कि हमारे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और वे हमारे प्रशासनिक व तकनीकी सुरक्षा प्रणाली के अनुसार सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग अधिक पारदर्शिता और निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं का भरोसा बहाल करने के लिए ईवीएम के साथ वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इकाइयां लगाने का इरादा रखता है। वीवीपीएटी से एक स्लिप निकलती है जिससे पार्टी और उम्मीदवार इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उन्होंने वोट दिया है। ये स्लिप भविष्य के संदर्भ के लिए ईडीसी के रिकॉर्ड में रखी जाती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा हमले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए कुपवाड़ा हमले की आवश्यकता से ज्यादा चर्चा की जा रही है। कुपवाड़ा हमले पर हो रही बहस को मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इसे षड्यंत्र बताते हुए कहा कि सुकमा हमले पर वैसा शोरगुल नहीं किया जा रहा जैसा कुपवाड़े हमले पर किया जा रहा है। फारूक के बयान के बाद अब उनकी निंदा भी शुरू हो चली है। हिंदुस्तान के खिलाफ फारूक साहब ने किया, इतना शायद शेख साहब ने भी नहीं किया था। अगर मोदी साहब सिंसियर हैं जम्मू कश्मीर को भारत के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, तो धारा 370 में संशोधन, जम्मू कश्मीर को कीजिए भारत के साथ इंटीग्रेट और पावर दीजिए पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर पे कम से कम उन 3 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। अगर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखना है, अगर वहाँ शांति लानी। अब्दुल्ला पिछले कुछ महीनों से विश्वमन कर रहे हैं और सांप्रदायिकता फैलाकर उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजनेताओं की सूची में वो सबसे निकृष्ट राजनीतिज्ञ के तौर पे उभरे हैं और उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। रायपुर के शहीदों के परिवारों को अब आईएएस अफसर गोद लेंगे। देश के आईएएस की अगुवाई करने वाली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने इसके लिए 2012 से 2015 बैच तक के 700 अफसरों को इसका जिम्मा दिया है। इसके तहत शहीदों के इलाके में तैनात आईएएस उनके घर जाकर उन्हें मिलने वाली सरकारी राशि, मसलन पेंशन, ग्रेच्युटी, नौकरी या फिर पेट्रोल पंप जैसे अलॉटमेंट सुविधाएं दिलाने में उनकी मदद करेंगे। एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी ने अफसरों को निर्देश दिया कि वे अपने पोस्टिंग वाले इलाके में शहीद के परिवार को गोद लें। उन्होंने कहा कि युवा आईएएस अफसरों का काम है कि वे संबंधित परिवार को सरकार से न केवल पैसे दिलाएं बल्कि उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला भी दिलाएं। आईएएस अफसर ये भी देखेंगे कि शहीद परिवार को किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जम्मू से 95 दिन की रणनीतिक देशव्यापी यात्रा शुरू की है। आज अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात के बीच शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शाह मिशन 2019 के तहत ऐसे राज्यों में पार्टी के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं जहां अब तक पार्टी का वोटरों से बेरुखी देखी गई है। जम्मू से पहले उन्होंने इसी रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया था। राज्यों के दौरे के अलावा शाह ने आगामी चुनावों के लिए 600 फुल टाइमर्स के लिए एक टीम भी बनाई है। ये टीम पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। शाह की रणनीति है कि ऐसे राज्यों में मोदी की लोकप्रियता का इस्तेमाल किया जाए ताकि वहां पार्टी अपने पांव पर खड़ी हो सके। एक बार जनाधार मजबूत हो जाने के बाद आने वाले सालों में पार्टी मजबूती के साथ वहां खड़ी रह सकेगी। इसके अलावा उस पर उत्तर भारत की पार्टी होने का कलंक भी दूर होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि शाह का फोकस जिन राज्यों में रहने वाला है उनमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि शामिल है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो इस देश में 1650 पार्टियां हैं, उसमें से एक पार्टी, मतलब बहुत सारी पार्टी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से लेकर कच्छ तक
लगभग 1650 पार्टियां इस देश में बनी हुई है, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी भी है। मगर भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की पार्टी है, और जब मैं कहता हूं अलग प्रकार की पार्टी है, तो इसके पीछे पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक का भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता का कर्तृत्व, उनका परिश्रम, उनका त्याग और बलिदान की एक पृष्ठभूमि है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नियमों का अनुपालन नहीं होने वाले मामलों में प्रवर्तन निदेशालय को अपनी पावर का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और टैक्स चोरों के लिए एक उदाहरण पेश किया जा सके। जेटली प्रवर्तन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एजेंसी से आह्वान किया कि कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि राजकोष में राजस्व की बढ़ोतरी हो। Period to come, the enforcement directorate would move ahead and strictly enforce the law in our endeavor to raise legitimate revenue, which is in larger public interest, which can only be achieved by ensuring voluntary compliances of the people itself. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम योगी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी सीएम आज करेंगे। सीएम योगी दिव्यांगों के लिए आयोजित उपकरण वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां 12:30 बजे बशारतपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे। सीएम योगी का 2 से 3 बजे का समय आरक्षित है, जहां 4:30 से 5:30 बजे तक जीडीएस सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही समीक्षा बैठक के बाद वे लखनऊ वापस लौट जाएंगे। सीएम योगी आज शिलान्यास, लोकार्पण, रेलवे व नौसड़ बस स्टेशन का विस्तार सहित महानगर में भूमिगत केबल लाइन, प्रेक्षागृह, सर्किट हाउस में एनेक्सी भवन, 4 बिजली केंद्र, स्पोर्ट्स कॉलेज में सीवरेज सिस्टम का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा असवन पार पुल और अप्रोच मार्ग का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सुबह ही सीएम अपनी पुरानी दिनचर्या में नजर आए। भोर में ही सीएम अपनी गौशाला पहुंचे और उन्होंने वहां अपनी गायों को चारा खिलाया। सीएम योगी की पुरानी दिनचर्या के हिसाब से वे सुबह जल्दी उठकर गोरखनाथ पीठ में पूजा अर्चना करते हैं और फिर इसके बाद अपनी गौशाला पहुंचते हैं। अब सीएम योगी का गायों से प्रेम किसी से छुपा नहीं है, लिहाजा जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ फ्री होते हैं तो वे गोरखनाथ पीठ में अपनी गायों के बीच समय गुजारते हैं। झारखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति एक बार फिर से विवादों में है। मसला पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी की विवादित कार्य समिति से मिलता जुलता है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने बगैर पदाधिकारियों को विश्वास में लिए 22 नए सदस्यों को कार्य समिति में शामिल कर लिया है, और वो भी पलामू में 29 से 30 अप्रैल को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक से 3 दिन ठीक पहले। गिलुआ ने इस मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी राय मशवरा नहीं किया। लक्ष्मण गिलुआ द्वारा इस कदम को उठाए जाने से पार्टी में खासा हड़कंप है। नए सदस्यों का कार्य समिति में शामिल किए जाने की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा पार्टी में किसी भी उपाध्यक्ष, महामंत्री और प्रवक्ता को नहीं है। आमतौर पर कार्य समिति में विस्तार से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नामों पर सहमति बनाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। कार्य समिति का सदस्य बनाया गया, कल 22 लोग हैं, तो ये अध्यक्ष जी का पूर्ण तरीके से विशेषाधिकार है और ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं फिर से यही कहूँगा कि ये पूर्ण तरीके से हमारे पार्टी के संविधान के अनुरूप किया गया निर्णय है और ये अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। संथाल परगना के खौफ और आतंक का पर्याय बन चुके नक्सली नूनूलाल हौत्सा और देवीलाल हौत्सा ने सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ऑपरेशन नई दिशा के तहत दुमका के पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश झा और पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन दोनों के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। साथ ही संथाल परगना में सक्रिय अन्य नक्सलियों को भी आत्मसमर्पण कराने की अपील की है।
इन दोनों उग्रवादियों का पुलिस ने स्वागत करते हुए सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत तत्काल 50-50 हजार रुपए का चेक सौंपा। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले इन दोनों उग्रवादियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अन्य सुविधा दी जाएगी। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद दोनों नक्सली अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज सेवा करने के साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। जो उनका पाकुड़ एवं गोड्डा जिला के विभिन्न कांडों में वांछित थे, उनका आत्मसमर्पण आज हुआ है। एसएसबी एवं पुलिस के अथक प्रयास से पिछले 1 वर्षों के चले प्रयास के बाद इन दोनों के परिवार को कन्विंस करने के बाद ये लोग सरेंडर के लिए राजी हुए और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए स्वीकार किया। इनके अतिरिक्त अन्य लोगों से भी जो भाकपा माओवादी संगठन में विभिन्न पदों पर हैं, उनसे हमारा अनुरोध होगा कि मुख्य धारा में शामिल हों। ओडिशा के भवानीपटना से 2.5 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। आबकारी विभाग ने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें से 2 से 2.5 करोड़ का गांजा लिया जा रहा था, जिसे मार्केट में खपाने की तैयारी थी। इधर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने कार्रवाई करी और ट्रक को धर दबोचा। मिनिमम 50-60 बस्ता है पर बस्ता में 28-29 किलो से क्वांटिटी उतना होगा और 2-2.5 करोड़ रुपया का होगा। कोई नहीं पकड़े, वो उसको हम फॉलो कर रहे थे, वो आगे आके ड्राइवर और क्लीनर छूट गया। मथुरा थाना रिफाइनरी के थाना तेजा गांव में महिलाओं ने शराब के ठेके को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया। थाना रिफाइनरी प्रभारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शराब ठेका बंद नहीं किया गया तो रोड को जाम किया जाएगा। लोगों ने शराब की बोतलें भी इस दौरान तोड़ दी। उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन कानून व्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी लखनऊ में 20 साल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। ये मामला थाना चुनहट का है, जहां युवती के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बदायूं में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल दोनों पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। पत्नी ने पहले तो अपने परिजनों को बुलाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया और बाद में फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजमगढ़ के मुबारकपुर इलाके में बवाली मोड़ पर बोलेरो गाड़ी निकालने को लेकर हुए बवाल के दौरान दबंगों ने फायरिंग कर दी। इसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इधर मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ के गोपालपुर गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान बच्चों और बुजुर्गों समेत दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ हाईवे पर पिता के साथ बाइक पर जा रहे 2 मासूम बच्चे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। इस हादसे में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जोधपुर में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पत्रकार और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई। जोधपुर में जेडीए में जेडीसी कक्ष के बाहर एक होमगार्ड ने पत्रकार को जमकर पीटा। इसके बाद पत्रकार ने भी गाली गलौज कर होमगार्ड को करारा जवाब दिया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि के गुड्डाबांधा में जियांग गांव में जनता इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रही है। गांव वालों को 2 बूंद पीने के लिए पानी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव को राज्य सरकार ने गोद ले रखा है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंधमारी हुई है। यहां एक बार फिर नवजात बच्चे की चोरी की गई, जिसमें अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े होते हैं। रिम्स अस्पताल में शुक्रवार को एक बार फिर से नवजात बच्चे की चोरी से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई।
परिजनों के मुताबिक आरोपी महिला 2 दिनों से वार्ड में रेकी कर रही थी। परिजनों ने जब इसकी सूचना रिम्स प्रबंधन को दी तब जाकर अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी और आनंद फानंद में सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। पुलिस को भी इस पूरे घटना की सूचना दी जा चुकी है, जहां पर पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग चल गए बाथरूम और ज्यादा देर नहीं हुआ, तुरंत है और आके देख रहे नहीं गायब, मिले नहीं। उतने देरी हुआ, ज्यादा हुआ ही नहीं, तुरंत आए। अम्मी जैसे बोल रहे थे तो रात भर वो लेडीज जो थी ना वो वहीं थे। वाइफ का वहाँ कपड़ा बदली करने का था, तो थोड़ा लेके गए थे तो उसको थमा दिया और इतने में वो गायब कर दिया। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और मौसम सुहाना हो गया है। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज आंधी तूफान आ चुका है, जहां बारिश के साथ साथ अंबेडकर नगर में ओले भी गिरने की खबर है। ओले गिरने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चली है। बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना भी किया जा चुका है। चारधाम की यात्रा के लिए लोग काउंटर पर जा रहे हैं और टिकट भी ले रहे हैं। अमरोहा में बीजेपी के सांसद कुंवर सिंह तंवर की तरफ से इलाके के गरीब किसानों और गरीब मजदूरों को 101 जोड़े की शादी बड़ी ही धूमधाम से कराई गई, जहां जोड़ों ने गंगा सफाई की शपथ भी इस दौरान ली। सांसद ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना स्वच्छ भारत का है और इसके लिए लोगों को इसका संदेश दिया जा रहा है कि हर तरफ साफ सफाई रखी जाए। हमने सभी जो हमारे छोटे किसान भाई हैं उनकी सब बेटियां हैं और बेटे हैं, तो हमने आज सभी को एक शपथ भी दिलाई है कि हम गंगा मैया की को गंदा नहीं करेंगे, गंगा मैया की सफाई करेंगे। हमारे यहाँ से गंगा काफ़ी बहती है हमारे अमरोहा से, तो आज अमरोहा के ही ये वर वधू हैं जो आपने देखा है, 101 लड़की 101 लड़के, सबकी फैमिलियों ने हमने एक ही आज वो निर्णय लिया है कि भाई हम गंगा की सफाई में सब योगदान देंगे। अब आम जनता का खाता सील हो सकता है। अगर आपने 30 अप्रैल तक अपने खाते को सेल्फ सर्टिफाइड नहीं किया है तो आपके खाते को बंद किया जा सकता है। दरअसल आयकर विभाग ने नए आदेश के तहत देश में कई खाता धारकों के बचत खाते या यूं कहें कि बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। आयकर विभाग का कहना है कि यदि आपके खाते में 1 जुलाई 2014 से 31 जुलाई 2015 के बीच खोला गया है तो उन्हें अपने खातों से को जल्द ही स्वप्रमाणित कराना होगा। आयकर विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे सभी बैंक खाता धारकों को ये कार्रवाई 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरी करनी होगी, यानी कि आज आखिरी दिन है। निर्देशक एस.एस. राजामौली की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन ने पहले ही दिन इतिहास रच दिया। पहले ही दिन बाहुबली 2 ने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं इस फिल्म ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले दिन की कमाई के 100 करोड़ के जादुई आंकड़े को छू लिया। निर्देशक राजामौली की यह फिल्म देश भर में 8000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी। बाहुबली 2 को लेकर लोगों के बीच उत्सुकता को लेकर यह तय था कि यह फिल्म काफी कमाल करने वाली है और इसने पहले दिन ऐसा कुछ करके भी दिखाया।